चलिए तो खबरों का खेल, खास पेशकश हमारी, जिसमें खबरें बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें करती हैं आपको माला माल। तो आइए उन खबरों को लेकर के आते हैं और आपके बहुत ज़्यादा सवालों के उत्तर इसी माध्यम से मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके कंपनियों को लेकर के आते हैं। स्क्रीन पर पहली कंपनी लेकर के आइए, बजाज फाइनेंस पे यहाँ पर बिजनेस अपडेट आई है। कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है वो से इनको आय जो है 8.8 करोड़ से बढ़ करके 10 समथिंग करोड़ हुई है। एवीएम कंपनी का 25% बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। ये अच्छी बात है बजाज फाइनेंस के लिए। तो ये यहाँ पे अच्छा इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट ग्रुप में भी हम देख रहे हैं, बुक में जो है 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। आज 4.5% के आसपास की बढ़त बजाज फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? लोन बुक में 23% का इजाफा, हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ है, तो ये भी हल्का हुआ है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर अभी नहीं चलेगा। और अभी नहीं चलेगा, ये हमने पहले भी शो किया था, तब मैंने कहा था अभी थोड़ा सा टाइम ना एक रेंज में बिताने वाला है, इसको थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा छोड़ देते हैं इसको। अगर खरीदने का इंटरेस्ट भी है, थोड़ा सा करेक्ट करने दीजिए। 880 के आसपास आएगा, 886, 880, 886 के आसपास आएगा, वहां पे बाइंग करेंगे। चलेगा कब? अगर सवाल ये है कि चलेगा कब, तो आप मान के चलिए जब अब ये 948 952 की रेंज को ब्रेक करके मेंटेन करेगा, उसके बाद एक अपसाइड के लिए तैयार होगा। हिस्ट्री ये कहती है बजाज फाइनेंस कंसोलिडेट करता है, फिर बीटा रिटर्न छोड़ता है। अभी कंसोलिडेशन का टाइम है, अभी नहीं चलता। अभी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, बजाज ग्रुप की ही, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस के बाद यहाँ पर इनका जो डिसबर्समेंट है उसमें सालाना जो है 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये बढ़ करके जो है 12,004 करोड़ से बढ़ करके 14,640 करोड़ हुआ है जो इनका डिसबर्समेंट है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम में जो है करीब ये 1.20 लाख करोड़ रुपए रही है। आज 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एवीएम में 24% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के? काफ़ी क्वेरीज रहती हैं यहाँ पर लोगों की, कई लेवल पे लोग एंट्री लेकर के बैठे हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर ये भी नहीं चलेगा। अभी आप इसको भी देख के रखिए, ये अभी एक रेंज में चल रहा है। 132 की हाई एंड की रेंज है, और लोअर एंड की रेंज आप कंफर्टेबली लेके चलें 112 से 116। इसी रेंज में अभी ये मूव कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर रहा है, और हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर तक ये बेस फॉर्मेशन करे। बट मैं एक चीज बोल देता हूँ सर, जिस स्टॉक का बेस फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो स्टॉक इवेंचुअली बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है। समय अभी लगेगा, चलेगा अभी हाथ के हाथ नहीं। मल्टी बैगर है, लोअर लेवल्स पे पोजीशन बनाए और हायर लेवल्स पे बेचे तभी जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं कर रहे हो। तो 128 से 132 की रेंज में बेच सकते हैं। ठीक, ये बात बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे निकल के आई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, उस पे बारे में भी जरा टिप्पणी कर लेते हैं। ये है जो है बीएससी को लेकर के जो खबर आई है। सर, जन स्ट्रीट पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके करीब 18 देशों में ये बिजनेस करते हैं। इंडियन इंडेक्स डेरिवेटिव मार्केट में अवैध तरीके से मुनाफा कमाने का इनका आरोप है। हालांकि अभी भी सर इसमें एक पेच है कि कहीं क्योंकि नॉन एथिकल होना एक अलग विषय है, इल्लीगल होना अलग विषय है। तो इनके पास जो अभी जो आरोप लगे हैं वो इल्लीगल हैं या नहीं है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अनएथिकल हो सकते हैं। अभी आपकी टिप्पणी क्या है सर? कितना डैमेज हो सकता है, क्या टिप्पणी रहेगी? और आज जो दबाव बीएससी पर देखने को मिल रहा है इसकी वजह से? सर देखिए, मेरे वो जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि ये एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, और यहाँ से थोड़ा सा और कूल ऑफ कर जाए। और मैं तो कहता हूँ सर, बहुत लोग हैं जो लोअर लेवल में बीएससी को बाय करने के लिए बैठे हुए हैं। लोअर लेवल पे आने दीजिए, 2440 के आसपास आता है, अपनी बाइंग चालू कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन बाहर होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और हैं, वो ट्रेड करेंगे। और जब ऐसे आप देखें प्रॉब्लम क्रिएटर्स बाहर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वापस से एक रिटेल का इंटरेस्ट, एचएनआई इंटरेस्ट वापस जागता है उस सेगमेंट पे। ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज है, नेगेटिव बिल्कुल भी ना। चलिए चलिए, ये बात जो है निकल करके आती हुई इस समय। और ज़रा अब अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यहाँ पर है डिफेंस शेयर। सर, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अब देखिए डीएससी की मंजूरी मिल गई है। 1.05 लाख करोड़ के 10 डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, और ये कल ही जो है काम हुआ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। और इसमें फोकस जो भारत निर्मित
जो उपकरण बनाएंगे उनके लिए ही ये खरीद की मंजूरी दी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम हो, बख्तरबंद गाड़ियाँ हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इन सब की खरीद की मंजूरी मिली है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये चाहे वो नेवी हो, जो हमारी नेवी है, जो आर्मी है, जो हमारा एयर डिफेंस है, ये तीनों क्षेत्रों के लिए सर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। इसे कितना पॉजिटिव मानते हैं? और ये जो बीच बीच में खबरें आ रही, दूसरा यूएस के साथ जो बातचीत चल रही है, जो स्ट्रेटजिक डिफेंस की डील की बात हो रही है, उस पर आपकी कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई, तो मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा इसको लेकर के। सर कल ही ये बात आई थी बाहर कि यूएस के साथ भी एक ट्रेड डील आपकी होती हुई दिख रही है। और सर मैं बहुत ज्यादा ना वियर्ड साउंड नहीं करना चाहूंगा, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ सर, डिफेंस में मैं इतनी पोटेंसी देख रहा हूँ। क्वांटम अभी हमें पता नहीं यूएस का क्या होगा, अगर नहीं भी होता है ना, हमारा क्वांटम खुद का इतना बड़ा है। और ये सर जो आप ये 1 लाख करोड़ रुपए का अभी ऑर्डर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली डिलेड चल रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ डिलेड चल रहा है, क्योंकि सर जब भी आप ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन पे आते हैं, एक नॉर्म है जो 40 डेज में उसको रिप्लेनिश करना होता है, आपको उसको रीऑर्डर प्लेसमेंट करना होता है। उस टाइमलाइन से हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं। और सॉरी, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी आपने सिर्फ वो एक टाइमलाइन की जो एक पूरा है वो होते हुए देखा है। डिफेंस का बजट अभी भी बाकी है, डिफेंस में और अनाउंसमेंट्स और आपके आएंगे। और ये जितने भी आप काउंटर दिखा रहे हैं ना सर, इन सबको आप लोअर लेवल्स पे ले लीजिएगा, अच्छा रिटर्न देंगे। 2 से 3 क्वार्टर आप रुक जाइए, ये वापस चलना चालू होंगे। कब कौन सा स्टॉक मिसाइल और रॉकेट की तरह चलेगा कहना बहुत मुश्किल है। एक स्टैगर्ड अच्छी पोर्टफोलियो बना लीजिए, डिफेंस के सारे काउंटर चलेंगे। डिफेंस के सारे काउंटर कुछ तो फेवरेट होंगे सर, 1-2 नाम ले लीजिए, थोड़ा सा लोगों को और उत्साह मिल जाता है कि आपकी मोहर लग गई है। और क्या सर देखिए, ये तो सभी जानते हैं, मतलब अगर आपका कोई शो देखते हैं और आपके साथ मैं शो कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं आपको अमिताभ बच्चन बोलता हूँ, तो वैसे ही अमिताभ बच्चन हमारे HAL, ये सर आप मान के चलिए, मतलब ये ऐसा काउंटर है। अगर आप मतलब मैं थोड़ी सी वियर्ड बात बोलूंगा, अगर मैं नींद में सो भी रहा हूँ तो HAL ले लो, कोई परेशानी नहीं सर। ये यहाँ से 5 फिगर का होने की पूरी दमखम रखता है और वहां पे रुकेगा नहीं। HAL बहुत पोटेंट काउंटर है। क्रायोटेक इंजन आपके फ्रांस के साथ डील साइन हो रही है। अब आप क्रायोटेक इंजन, और मैं बताया तो दर्शकों को, क्रायोटेक इंजन एक अकेली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया अभी तक नहीं बना पा रहा था। इसीलिए जो हम फाइटर जेट्स बना रहे थे, चाहे तेजस थे या और जितने भी जेट्स बना रहे थे, हमको क्रायोटेक इंजन, जो जेट में यूज होने वाले इंजन होते हैं ना, वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे। अब हम अपने देश में बनाएंगे। और अब ये जैसे ही HAL बनाना चालू करेगा ना, HAL की एक्सपोर्ट बुक सर आप ऐसी देखेंगे, ये 17 कंट्रीज और पूरा साउथ ईस्ट एशिया और पूरा साउथ एशिया HAL से माल खरीदेगा इन टाइम टू कम, एंड एवरीबॉडी शुड रिमेंबर दिस विल हैपन। तो HAL एक उम्दा काउंटर है। आप बिल्कुल इस पे मैं कहूंगा करंट लेवल में बना ले, नीचे 4860 4840 आता है तब भी बना लीजिए, मगर ये पोजीशन बनाइएगा तभी जब आप इसको थोड़ा टाइम दे सकें। उसके साथ साथ BDL बहुत ही उम्दा है। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जहां भी आपको 1850, 1850, 1830, 1820 की रेंज में आता हुआ दिखे, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चालू कर दीजिएगा। एरो डिफेंस में भारत डायनेमिक्स, अगर आप मान लें HAL जय है तो ये वीरू है, वो वाली सिचुएशन में आपको आता हुआ दिखेगा। BDL हैज परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल। फिर आ जाता है सर हम सबका चहेता BEL, इसकी तो क्या ही बात करनी, ये तो पुष्पा हो रखा है सर, सारी फिल्में हैं, मतलब ये डिफेंस वाले सारी फिल्में ही बन के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट अभी आप देखिए, एक ये ट्रैजेक्टरी जो मूवमेंट कर रहा है, अगर आप इसको यहाँ भी कैप्चर करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा यहाँ भी खरीद लें, मगर एक स्टैगर्ड मैनर में खरीदेंगे। ये यहाँ पे इसलिए खरीदने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, एक बार को ऐसा लग रहा है ये 460 तक जा सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी पोजीशन खरीदेंगे। और अगर ये कूल ऑफ करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी में, और किसी भी दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी जैसे BSE में आपको आज मिल रही है, वैसे इसमें किसी दिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और 388 से 394 की रेंज में भी आता हुआ दिखता है, बाकी पोजीशन हम वहां बनाएंगे। इसके साथ साथ सर पहले भी मैं बोल चुका हूँ, वापस से रिआइटरेट करूंगा, मेरे बोलने के बाद ये चला भी था जी।
मिश्र धातु निगम लिमिटेड। सर अभी ये एक रेंज में चल रहा है। और मैं आपको एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि डिफेंस में जितने भी स्पेशल स्टील लगता है, मिश्र धातु इज दी ओनली कंपनी। तो जितना मेटल वहां पे जाएगा ना, वो सारा का सारा मिश्र धातु की तरफ से जाएगा। अभी इस कंपनी ने उस तरीके से बिल्कुल भी अपनी चाल नहीं दिखाई है, बहुत पोटेंट है। बाइंग कहाँ करनी है, जब भी आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा सा नीचे मिलता है, 405 404 से 398 की रेंज में मिलता है, आप वहां पे अपनी पोजीशन बनाइएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए भी पोजीशन बनाते हैं तो 520 पहला टारगेट होगा जहां पे जाके रुकेगा, और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 580 से 600 की रेंज में दिखाने का दमखम रखता है। ठीक, अब आ जाते हैं सर जरा पारस डिफेंस को लेकर के। आज ये एक्स स्प्लिट हुआ है और कई लोगों के नाम लिए थे, अब तो नाम थोड़ा मिस हो गए। आपकी जितनी तेज याददाश्त मेरी है नहीं कि मतलब हर चीज़ याद रखते हैं आप, तो बिल्कुल तो यहाँ पे सर खबर ये है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, सुबह से लोग टिप्पणी कर रहे थे कि कल जो है 1700 पे था, आज 900 पे क्यों हो गया। तो आ जाएंगे आप लोगों के अकाउंट में शेयर। अभी आज से एक्स स्प्लिट हुआ है और इससे जो है लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी। कैसे देख रहे हैं सर इस गिरावट, इस स्प्लिट के बाद आज 9.5% के आसपास की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चूँकि अभी एडजस्टेड प्राइस है नहीं, इस वजह से आपको ये 44% नीचे दिखा रहा है। एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से अभी इसमें 9.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी, जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? पारस डिफेंस कैसा लग रहा है सर आपको? सर देखिए, पारस डिफेंस ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना सर कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब इफ आई एम करेक्ट, एवरी पर्सन होल्डिंग वन शेयर विल रिसीव 2 शेयर। स्प्लिट ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल, 1:2 बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक के बदले 2 शेयर मिलेगा। जी सर, एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे। तो सर ये अब जो भाव हो गया ना, ये भाव आप देख रहे हैं, अब ये वापस अपने 52 वीक हाई के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो जो हम लोअर लेवल्स पे तब आपको बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है, अभी अपसाइड के लिए पोटेंट है। अब मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जिनके पास है वो तो बने रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है ना, वो आज नहीं खरीदें। सर एक यूफोरिक परफॉर्मेंस है, क्या पता हायर साइड पे फंस जाए। अब इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने देते, इसको एक 864 870 की रेंज में आने की वेट करते हैं। वहां पे आता है ना तो वहां पे पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है। तो लोअर लेवल्स पे आएगा तब। और जिनके पास है बिल्कुल चिंता ना करें, बेचने की बिल्कुल ना सोचें, अभी इसमें अपसाइड बाकी है। बट फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड सपोर्टिव नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप 10% का अपर सर्किट लग गया अब। तो ये जो है शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है पारस डिफेंस के अंदर। उफ, चलिए जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो है टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी, जी हाँ, रिट्रेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज सर बड़ा दबाव देखने को मिला। दरअसल हुआ ये है कि एक तो जो कंपनी की जो एजीएम थी उसमें जो है रेवेन्यू ग्रोथ में मंदी की आशंका जताई गई कि थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है आगे के। और उससे बड़ी बात जो है कही गई नुवामा की तरफ से, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया वो, और मतलब जो है करेले में नीम की वाली बात हो गई। तो 5 साल जो है आपको बता दें कि अब जो आउटलुक दिया गया वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, खासतौर से ब्रोकरेज हाउसेस को। उनकी तरफ से जो डाउनग्रेड शुरू हुए हैं, क्या ये जो है ज़्यादा गिरेगा सर, या फिर अभी क्या खरीदारी की जा सकती है? क्या ये भी आपदा में अवसर होगा, या वाकई में लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा आपदा बनी हुई है, दूर ही रहा जाए? सर इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं। जब इतनी बुरी चीजें सुन ही रहे हैं तो एक और ऐड कर देता हूँ। सर अभी क्या हुआ है, टाटा सन्स ने ना एक और अनाउंसमेंट कर दिया कि अब टाटा सन्स ना अपनी कंपनीज को फंड नहीं करेगा और उनको ना अपनी कंपनीज को खुद फंडिंग उठानी पड़ेगी। ये न्यूज थोड़ी पुरानी हो चुकी है, मगर क्योंकि सब इतना नेगेटिव बोल रहे हैं तो मैंने कहा चलिए मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। पहले क्या होता था सर, टाटा सन्स फंड दे देता था, अब नहीं देगा। तो चलिए अब आपके पास सारी नेगेटिव हो गई। मगर मैं एक चीज बोलता हूँ सर, इस नेगेटिव के बावजूद आप ये देखिए कि ऑफ हाई से कितना स्ट्रांगली यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। इस नेगेटिव के बाद आप एक चीज ये देखिए कि अभी सर डीमार्ट के फिगर्स आए थे। डीमार्ट की भी जो ग्रोथ है ना, आपने लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई देखी है, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सर गेम अब चालू होगा रिटेल का, और ये जो 12 लाख रुपए का आप देख रहे हैं ना कॉर्पस, ये स्पेसिफिकली इन रिटेल चेन्स में बहुत ज्यादा फंड इन्फ्यूज करने वाला है, क्योंकि वो नंबर ब्रैकेट बहुत बड़ा है। और सर हियर कम्स
फेस्टिव सीजन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में इनके नंबर्स, इनके फिगर्स बहुत अच्छे आते हुए आपको दिखेंगे। मे इट बी डीमार्ट, मे इट बी ट्रेंड। और सर ट्रेंड का तो अब जिस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, इसका वो जूडियो और वो सब जिस तरीके से चल रही है पूरी, मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छा अपसाइड के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर तैयार हो रहा है। अब इसमें करना क्या है, अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर लें, आपको बहुत कंफर्टेबली अभी जहां भी ये 5120 5130 के रेंज में मिलता है वहां पे पोजीशन अपनी जरूर बना लीजिएगा। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, ये वापस 6200 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, सेम लेवल होगा, वहां पे आप एवरेज कर लीजिएगा और जो एवरेज करेंगे उसको ऑफलोड कर दीजिएगा। जैसे ही ये नंबर्स आना चालू होंगे, हाथ के हाथ ये बाउंस बैक करेगा। और अगर आप मध्यम अवधि की मेरे से बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर काउंटर बहुत कंफर्टेबली आपको 7200 से 7400 की रेंज में आता हुआ दिख सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है, सारी बातें होने दीजिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये डाउनसाइड, वो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए ये बात ट्रेंड पे निकल के आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं। वेदांता का बिजनेस अपडेट आया है, वेदांता जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लॉन्जीगढ़ रिफाइनरी में 587 किलोटन रिकॉर्ड एल्यूमिना का आउटपुट रहा है। इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 36% के आसपास की ग्रोथ रही है। एल्युमिनियम प्रोडक्शन 1% बढ़ा है। रिफाइंड मेटल में जो है अगर हम देखें तो उसमें 5% का पिछले साल से मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। वेदांता का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? अभी तो जो है इन्होंने डिमर्जर भी डिले कर दिया है, ऐसे में वेदांता में क्या करें? सर कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वापस वही चीज बोलूंगा, हियर कम्स सितंबर और ये वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार। 105 रुपए की सर बुक वैल्यू है, 10% का डिविडेंड है। आप कंपनी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 38%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%। सर कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और अपने को चाहिए। रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही रेंज ब्रीच करेगा, और रेंज क्या होगी, 484 लेवल्स को ब्रीच करेगा, बहुत जल्दी आपको इस बार 560 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बट वहां भी मत बेचिएगा, अभी बहुत पोटेंट वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। अगर मध्यम अवधि के निवेशक हैं, अपनी पोजीशन बनाए रखें, कोई परेशानी नहीं है। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं इतना बुलिश हूं, आपको सजेस्ट करूंगा करंट लेवल पे ही बना लीजिए। और थोड़ा सा जहां भी कूल ऑफ करेगा, और कूल ऑफ करने के बाद आपको, अगर आप फॉर्चुनेट हुए और 428 की रेंज में आता हुआ दिखे, 424 की रेंज में आता हुआ दिखे, और खरीद लीजिएगा, बहुत अपसाइड पर। ठीक, अगली कंपनी लाए उससे पहले एक कंपनी जरा डिस्कस करना चाहेंगे, वो है एचडीबी फाइनेंस। एचडीबी फाइनेंस को सर चूँकि अभी परसों इसकी लिस्टिंग हुई और हर्ष ने बहुत डिटेल में जो है इसके बारे में बताया, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग रही। उसके बाद भी चला, लेकिन लोगों के क्वेरीज जो है सर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको हमने ग्राफिक्स इसके नहीं रेडी किए, लेकिन जो है ये मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। अभी जैसे बहुत लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, रूपम बिट जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 5 लॉट जो है पड़े हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए। तो जो लोगों के पास है, क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? कुछ लोग तुलना कर रहे थे ये अगला बजाज फाइनेंस बनेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन भी रखनी क्या सही है? मतलब बजाज फाइनेंस का मतलब भाव के हिसाब से, तो क्या वो सही है कि नहीं है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो क्या वो अभी इस लेवल पे खरीदारी के लिए, क्या ये लेवल्स सही है, वैल्यूएशन सही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीबी को? सर देखिए, दिस विल बी टू अर्ली फॉर अस टू से कि वैल्यूएशन कौन सा सही है। मैं तो खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ। और हर्ष के साथ जब हमने शो किया था ना सर, मुझे ध्यान है, मैं था उस टाइम पार्टिसिपेंट, तब हमने बात करी थी 1440 रुपए या 1450 रुपए में ये अनलिस्टेड स्पेस में ट्रेड हो गया था। फिर ये 1200 रुपए में ट्रेड हो गया, फिर ये 740 रुपए में आईपीओ आ गया, फिर ये लिस्टिंग के बाद अब ऊपर चला गया, कल 891 हो गया था। लेवल नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, ना आप ना मैं। बट सर मैं एक चीज इसके बारे में बताऊंगा, पेडिग्री एचडीएफसी बैंक, सर जितना जीडीपी इकट्ठा होता है ना, इनका ये जो बिजनेस मॉडल है, ये मुझे इतना एक्सूबरेंट लगा। जिस तरीके से जीडीपी जहां जहां से आती है आपके पूरे देश में, उस तरीके से ये ब्रांच खोलते हैं। मतलब आप ये समझिए, ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ स्ट्रैटेजी है। ये एचडीबी फाइनेंस की बात कर रहे हैं सर, ये एचडीएफसी बैंक। हाँ, ये जो एचडीबी फाइनेंस अगर हो सके तो चले, वो शायद अभी कुछ तक अभी तक हमारे पास भाव दिखा नहीं पा रहे।
जी, ठीक है कोई बात सर, तो 840 रुपए का भाव चल रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके पास आईपीओ में आ गया है और आप लॉट कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में अपना लॉट कंप्लीट करते रहिए। डेली बेसिस जो भी लो हो उसमें एक भाव लगा लीजिएगा। मेरी समझ से क्या ये डाउन साइड रजिस्टर कर सकता है? हो सकता है 780 पे आ जाए, हो सकता है आज का ही लो एक लोएस्ट लो हो, बट ये जो मूवमेंट कर सकता है ना, उसके हिसाब से ये भाव कोई भी मायने नहीं रखते हैं। जब 1440 1450 में भी लोगों का बाइंग इंटरेस्ट था, मैं समझता हूँ वो लेवल्स आपको वापस आते हुए दिखेंगे। बहुत ही उम्दा कंपनी है। क्या ये बजाज फाइनेंस बन सकता है? टू अर्ली टू से ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बजाज फाइनेंस एक अलग ब्रैकेट को हैंडल करता है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, ये अलग ब्रैकेट को हैंडल कर रहे हैं। कंपैरिजन है नहीं दोनों का, एप्पल और ऑरेंजेस वाली बात है। बट हाँ, ये अपसाइड आपको आने वाले समय में और दिखा सकता है, और मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी जब इसके नंबर्स आएंगे आप वापस इसको 1250 से 1300 रुपए के लेवल पे आते हुए दिखेंगे। पोजीशन जिनके पास है बने रहे, जिनको बनाना है बना भी सकते हैं। ठीक, पोजीशन जिनके पास है बने रहें, और जिनको बनाना है वो बना सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बना। ठीक, तो अभी होल्ड करने की सलाह है। तो जो जो लोगों के सवाल थे ना, मुझे लगा एक बार में उत्तर मिल जाएगा सबको। जरा ओएनजीसी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट। अब इस कार्यक्रम इस सेगमेंट को जो है वाइंड अप करते हैं। ओएनजीसी पे देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। इथेन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कंपनी जो है वो कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। सर, अभी ओएनजीसी में काफ़ी कुछ घटा, जिस तरीके से क्रूड की कीमतें जो है वो जो है उतर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर गई थी, अब नीचे आई हैं। क्या करना चाहिए ओएनजीसी में? आज जो खबर आई है कि इन्होंने एक जापानी कंपनी के साथ स्ट्रेटजिक मूव भी साइन किया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मैं बहुत ज्यादा ना बुलिश साउंड करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर। मेरे हिसाब से ना क्रूड अपने बॉटम लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मेरी मेमोरी थोड़ी गलत हो, बट आई बिलीव $56 का लोएस्ट पॉसिबल था। अब वो लेवल्स मुझे तो आते हुए नहीं दिखते। ये ट्रम्प साहब का जो ड्रिल बेबी ड्रिल वाला शगुफा था ना, ये भी इनके ब्यूटीफुल डील और ट्रेड वेट में सब हो के रह गया। क्रूड अब आपके लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सर ओएनजीसी पे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, बुक वैल्यू है 273 रुपए, 273 तो बुक वैल्यू है। मतलब आप देखिए किस किस्म का एसेट ये कंपनी होल्ड करती है। डिविडेंड यील्ड 5%, नॉट बैड। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 12%। मैं ये सब क्यों चीजें बता रहा हूँ सर, बहुत बड़ा साइज की कंपनी है ये। और अगर हम क्रूड में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखेंगे ना, ओएनजीसी के रेवेन्यूज और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपको कूल ऑफ होते हुए दिखेंगे। क्या ये अभी चल जाएगा? नहीं, थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है, 236 तक आ सकता है, बट मैं समझता हूँ बहुत नियर टर्म में आपको ये वापस एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। और नियर टर्म के लेवल्स अगर हम लेके चलें तो 264 ऑन कार्ड्स दिख रहे हैं, और अगर आप मीडियम टर्म की बात करते हैं तो वापस 300 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई ओएनजीसी को लेकर के। और इस बीच जो है सवालों की झड़ी लगी हुई है। एक हमारे दर्शक मिंटू शील जी कह रहे हैं, माय फेवरेट विपुल दा एंड पॉपुलर रचित सर को नमस्ते। नमस्ते आपको भी। अब इन्होंने जो जो सवाल देखे हैं, अगर आप कार्यक्रम मिंटू जी दोबारा पूछे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे एचडीबी फाइनेंशियल पे इन्होंने किया 850 पे बाय करके रखा हुआ है। वेदांता पे इनका सवाल है, बीएल को लेकर कह रहे हैं किस लेवल पे एंट्री करें। सबके उत्तर मिल जाएंगे आपको कार्यक्रम में। बस आपको बस एक बार थोड़ा दिमाग जो है ठंड, जब भी आप खाली हो तो दोबारा देखिए प्रोग्राम। सारे आप लोगों का ख्याल रखते हैं, ऐसा थोड़ी कि मतलब कोशिश वही रहती है ऐसे ही शेयरों को डिस्कस किया जाए जिसमें आप लोगों के सवाल ज़्यादा रहें। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।